हेलो स्टूडेंट्स, कॉमर्स जनता पार्टी में आपका स्वागत है। आज हम करने वाले हैं क्लास 12 मैक्रो इकोनॉमिक्स नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स का पार्ट 1। इसमें हम करेंगे नेशनल इनकम से रिलेटेड सारे बेसिक टर्म्स, कॉन्सेप्ट्स एंड थ्योरीज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू नेशनल इनकम। नेशनल इनकम से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट्स, जिसमें हमारा पहला इंपॉर्टेंट टर्म है डोमेस्टिक टेरिटरी। डोमेस्टिक टेरिटरी होता क्या है, इसको इसकी डेफिनेशन के थ्रू समझते हैं। डोमेस्टिक टेरिटरी मींस द पॉलिटिकल फ्रंटियर्स बॉर्डर ऑफ अ कंट्री। किसी भी कंट्री का जो बॉर्डर है वो उसकी क्या है, डोमेस्टिक टेरिटरी है। समझ आई बात? किसी भी कंट्री का जो बॉर्डर होता है वो उसकी क्या होती है, डोमेस्टिक टेरिटरी। जैसे इंडिया का बॉर्डर है तो वो इंडिया के लिए क्या है, इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी। इस डेफिनेशन को थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए हम सेकंड डेफिनेशन का भी यूज करते हैं। अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशंस, डोमेस्टिक टेरिटरी इज द ज्योग्राफिकल टेरिटरी administrated by the government within which person, goods and capital circulates freely. According to United Nations, डोमेस्टिक टेरिटरी एक ज्योग्राफिकल टेरिटरी है। वो आपको सबको पता ही है, किसी भी कंट्री का बॉर्डर जो होता है वो एक ज्योग्राफिकल टेरिटरी होता है। तो डोमेस्टिक टेरिटरी एक ज्योग्राफिकल टेरिटरी है जिसको एक गवर्नमेंट संभालती है। जैसे हमारी गवर्नमेंट उस टेरिटरी की रक्षा करती है। Within which person, goods and capital circulates freely. But person, goods, capital circulate कर सकते हैं freely, वो कहीं पे भी जा सकते हैं। समझ आई बात? मैं इंडिया का पर्सन हूं, बट मैं अमेरिका भी जा सकता हूं, ब्रिटेन भी जा सकता हूं, चाइना भी जा सकता हूं। तो पर्सन, गुड्स, कैपिटल सर्कुलेट्स फ्रीली। तो यहां से क्वेश्चन बनता है कि आपकी डोमेस्टिक टेरिटरी में क्या इंक्लूड होगा, क्या इंक्लूड नहीं होगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट करते हैं। कोई भी चीज जो इंडिया की है वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगी, चाहे वो कहीं पर भी हो, चाहे वो कहीं पर भी हो, वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगी। फॉर एग्जांपल एयर इंडिया, एयर इंडिया का प्लेन चाइना में है या जापान में है या अमेरिका में है या पाकिस्तान में है, बट वो आएगा किसकी डोमेस्टिक टेरिटरी में, इंडिया की ही डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगा। क्यों? क्योंकि वो इंडिया का है। समझ आई बात? कोई भी चीज जो इंडिया की है वो इंडिया की ही डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगी, चाहे वो कहीं पे भी है। जैसे बेल्जियम में हमने एक मूवी देखी थी पीके। पीके में बेल्जियम में इंडियन एम्बेसी थी। पीके में बेल्जियम में इंडियन एम्बेसी थी। इंडियन एम्बेसी कहां पे है, बेल्जियम में है। कहां पे है, बेल्जियम में। बट स्टिल वो किसकी डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगी, इंडिया की, क्योंकि वो इंडियन एम्बेसी है। कोई भी चीज जो इंडिया की है वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगी। फॉर एग्जांपल इंडियन आर्मी भूटान में स्टैब्लिश है। इंडियन आर्मी कहां पे स्टैब्लिश है, भूटान में। बट वो किसकी डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगी, इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगी, क्योंकि वो इंडियन आर्मी है। क्लियर? उसी तरह से क्या क्या डोमेस्टिक हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं आता। एम्बेसीज ऑफ फॉरेन कंट्री, किसी भी फॉरेन कंट्री की एम्बेसी हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं आएगी। बजरंगी भाईजान देखिए मूवी, बजरंगी भाईजान वो मुन्नी वाली मूवी, उसमें जब सलमान खान दिल्ली जाता है, दिल्ली में पाकिस्तान एम्बेसी थी, याद होगा। दिल्ली में जो पाकिस्तान एम्बेसी थी वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं आएगी। भले ही वो न्यू दिल्ली में है, इंडिया में है, बट वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि वो पाकिस्तान की एम्बेसी है, वो पाकिस्तान की डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगी। समझ आई बात? उसी तरह से कोई भी आर्मी अगर इंडिया आती है एस्टेब्लिशमेंट के लिए, कुछ भी काम वर्क है, तो उसी की डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगी, इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं आएगी। और जैसे हमारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये सब भी हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं आएगी। ठीक है? तो डोमेस्टिक टेरिटरी का कॉन्सेप्ट क्लियर। डोमेस्टिक टेरिटरी होता क्या है वो आपको समझ आ गया होगा। इसमें क्या इंक्लूड होता है, क्या इंक्लूड नहीं होता, वो भी हमने समझ लिया। अब सेकंड इंपॉर्टेंट टर्म है नॉर्मल रेसिडेंट्स। समझते हैं इसको भी, इसकी डेफिनेशन के थ्रू। देखिए, अ नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री refers to an individual
or an institution who ordinarily resides in a country for a period more than 1 year and whose center of economic interest lies in the country. समझो नॉर्मल रेसिडेंट क्या होता है? नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री, हम उसे नॉर्मल रेसिडेंट कहेंगे। वो कोई एक इंडिविजुअल भी हो सकता है, कोई इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है। हु ऑर्डिनरी रिसाइड्स इन अ कंट्री, जो किसी कंट्री में रहता है, पीरियड मोर देन 1 ईयर, 1 साल से ज्यादा किसी कंट्री में रहता है, एंड हु सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट, और उसका सारा इकोनॉमिक इंटरेस्ट उसी कंट्री में लाइज करता है, तो वहां का नॉर्मल रेसिडेंट कहलाया जाएगा। सिंपल सी बात, कोई भी पर्सन जो इंडिया में रहता है 1 साल से ज्यादा और उसके सारे इकोनॉमिक इंटरेस्ट उसी कंट्री में लाइज करते हैं। अब ये इकोनॉमिक इंटरेस्ट होता क्या है? मतलब वो अर्निंग भी वहीं करता है, स्पेंडिंग भी वहीं करता है, सेविंग भी वहीं करता है, उसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक इंटरेस्ट। अर्निंग भी वहीं कर रहा है, स्पेंडिंग भी वहीं कर रहा है, सेविंग भी वहीं कर रहा है, तो वो उस कंट्री का क्या कहलाया जाएगा? नॉर्मल रेसिडेंट। सिंपल सा कॉन्सेप्ट। नॉर्मल रेसिडेंट क्या है समझो, कोई भी पर्सन, समझे, कोई भी पर्सन किसी कंट्री में अगर 1 साल से ज्यादा रहता है और उसका रहना, खाना, पीना, बचाना सब उसी कंट्री में हो रहा है, कमाना, रहना, पीना, बचाना सब उसी कंट्री में हो रहा है, तो वहां का क्या कहलाया जाएगा? नॉर्मल रेसिडेंट। क्लियर? अब बताइए इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग आपके भाटिया भैया क्या नॉर्मल रेसिडेंट कहलाए जाएंगे? यस, मैं एक नॉर्मल रेसिडेंट कहलाया जाऊंगा। वेट अ मिनट, क्या इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जैकलिन फर्नांडिस, श्रीलंकन ब्यूटी, क्या ये भी नॉर्मल रेसिडेंट कहलाई जाएगी? यस, जैकलिन भी नॉर्मल रेसिडेंट कहलाई जाएगी, बिकॉज वो इस कंट्री में 1 साल से ज्यादा रहती है और उनकी अर्निंग, स्पेंडिंग, सेविंग सब वो इसी कंट्री में कर रही है, तो वो भी यहां की नॉर्मल रेसिडेंट कहलाई जाएगी। होप सो आपको नॉर्मल रेसिडेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो। अब चलते हैं अपने थर्ड टॉपिक पे, जो है सिटीजनशिप। किसी भी कंट्री की आपको सिटीजनशिप कैसे मिलती है? ऑन द प्लेस ऑफ बर्थ। ऑन द प्लेस ऑफ बर्थ, या तो आप वहां पे पैदा हो जाओ। जैसे मैं इंडिया में पैदा हुआ तो मुझे इंडिया की सिटीजनशिप ऑटोमेटिकली मिल जाएगी। मैं इंडिया में पैदा हुआ हूं तो मुझे इंडिया की सिटीजनशिप ऑटोमेटिकली मिल जाएगी। तो मुझे क्या इंडिया की सिटीजनशिप मिलेगी अगर मैं इंडिया में पैदा हुआ? बताइए जल्दी। यस, मैं इंडिया में पैदा हुआ तो मुझे इंडिया की सिटीजनशिप मिलेगी। उसी तरह क्या जैकलिन फर्नांडिस जो श्रीलंकन ब्यूटी है, क्या उनको भी इंडिया की सिटीजनशिप मिलेगी? नहीं, ऑन द प्लेस ऑफ बर्थ उनको सिटीजनशिप नहीं मिलेगी, क्योंकि वो श्रीलंका में पैदा हुई है, दैट्स व्हाई उनको इंडिया की सिटीजनशिप नहीं मिलेगी। बट बाय सम लीगल प्रोविजन, बट कुछ लीगल प्रोविजन फॉलो करके वो इंडिया की सिटीजनशिप ले सकते हैं, और उसमें बहुत सारी चीजें होती है, उसको नहीं पड़ेगा। बट बॉलीवुड मूवीज में आपने एक बार देखी होगी कि अगर आपको किसी कंट्री की सिटीजनशिप चाहिए होती है तो वहां के किसी पर्सन से शादी कर लो, वहां के किसी पर्सन से अगर आप मैरिज कर लेते हो तो वहां की आप सिटीजनशिप ले सकते हैं। तो जैकलिन फर्नांडिस जी को अगर यहाँ की सिटीजनशिप चाहिए तो यहाँ के किसी भी पर्सन से वो अगर शादी कर लेते हैं तो उनको यहाँ की सिटीजनशिप मिल जाएगी। क्लियर? तो हमने 3 टॉपिक पढ़े, डोमेस्टिक टेरिटरी क्लियर होगा, नॉर्मल रेसिडेंट, सिटीजनशिप, तीनों टॉपिक क्लियर। अब चलते हैं अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ, जो है फैक्टर इनकम वर्सेस ट्रांसफर इनकम। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फैक्टर इनकम वर्सेस ट्रांसफर इनकम। फैक्टर इनकम वर्सेस ट्रांसफर इनकम समझने से पहले हम इसको नॉर्मल सिंपल वर्ड्स में समझते हैं। फैक्टर इनकम क्या होता है और ट्रांसफर इनकम क्या होता है, उसके बाद हम इसका डिफरेंस बिटवीन देखेंगे। समझिए फैक्टर इनकम क्या होता है। फैक्टर इनकम वो इनकम जिसके लिए मैंने कुछ मेहनत करी है, जिसके लिए मैंने कोई प्रोडक्टिव एक्टिविटी की है, वर्क किया है, मेहनत करी है। जैसे मैं स्कूल में जॉब करता हूं, मैं स्कूल में पूरे मंथ अच्छे से हार्ड वर्क करके, मतलब मैं मेहनत करता हूं, तब जाके मुझे सैलरी मिलती है। तो वो जो इनकम है वो कैसी इनकम है? फैक्टर इनकम। वहीं अगर मेरी लॉटरी लग जाए, अगर मेरी लॉटरी लग जाए, उसके लिए मैंने कुछ वर्क किया, कोई मेहनत करी, कोई प्रोडक्टिव एक्टिविटी में पार्ट लिया नहीं, तो कैसी इनकम होगी? ट्रांसफर इनकम।
सिंपल सा है, जिसके लिए आप मेहनत करते हो, जिसमें आप किसी प्रोडक्टिव एक्टिविटी में एंगेज होते हो और उस अर्न करते हो पैसा, तो उस इनकम को हम बोलते हैं फैक्टर इनकम। और ऐसी इनकम जो आपको फ्री फंड में मिल जाती है, जिसके लिए आप कोई प्रोडक्टिव एक्टिविटी में पार्ट नहीं लेते, कोई सर्विस प्रोवाइड नहीं करते, उसको हम बोलते हैं ट्रांसफर इनकम। चलिए अब इसका डिफरेंस बिटवीन देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल फैक्टर इनकम, it refers to the income received by the factor of production for rendering their factor services। ये ऐसी इनकम है जो रिसीव होती है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के थ्रू फॉर रेंडरिंग देयर फैक्टर सर्विसेज। इसमें अपनी सर्विस देते हैं इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। अगर मैं किसी प्रोडक्टिव एक्टिविटी में पार्ट लेता हूं, अपनी सर्विस प्रोवाइड करता हूं, उसके रिटर्न में जो मुझे इनकम मिलती है उसको हम क्या बोलते हैं, फैक्टर इनकम। वही ट्रांसफर इनकम कैसी इनकम है, इट रेफर्स टू द इनकम, ये भी एक तरह की इनकम है जो हम रिसीव करते हैं बट विदाउट रेंडरिंग एनी प्रोडक्टिव सर्विस। बट इसके रिटर्न में मैं कुछ सर्विस प्रोवाइड नहीं करता, मुझे इनकम तो मिलती है बट इसके लिए मैं कोई वर्क नहीं करता, तो ऐसी इनकम को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसफर इनकम। सेकेंड, जब हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं, इट इज इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। जो फैक्टर इनकम है वो क्या होती है, इंक्लूड होती है नेशनल इनकम में। फैक्टर इनकम नेशनल इनकम में इंक्लूड होती है, वही ट्रांसफर इनकम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होती। इट इज इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, इट इज नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। फैक्टर इनकम के एग्जांपल सैलरी, वेजेस, ये सब किसके एग्जांपल है, फैक्टर इनकम के। जैसे एक लेबर किसी फैक्ट्री में वर्क करती है तो अपनी क्या देती है, सर्विस देती है, उसके बदले में उसको क्या मिलती है, वेजेस मिलती है, तो वेजेस क्या है, एक तरह की फैक्टर इनकम। वही ट्रांसफर इनकम के एग्जांपल है लॉटरी, ओल्ड एज पेंशन, स्कॉलरशिप। लॉटरी लग गई, इसके लिए क्या आपने किसी के लिए वर्क किया, कोई फैक्टर सर्विस दी नहीं, आपने कोई सर्विस प्रोवाइड नहीं करी बट आपको पैसा मिल गया, आपको इनकम हो गई, तो लॉटरी किसमें आएगी, ट्रांसफर इनकम में। ओल्ड एज पेंशन, बूढ़े हो गए हो, घर पे बैठे हो और गवर्नमेंट की साइड से पेंशन आ रही है, इसके लिए क्या आपने कोई प्रोडक्टिव एक्टिविटी करी नहीं, आपने कोई एक्टिविटी नहीं करी फिर भी आपको इनकम रिसीव हुई, तो वो भी क्या है, ट्रांसफर इनकम। वही स्कॉलरशिप, आपने किसी प्रोडक्टिव एक्टिविटी में पार्ट नहीं लिया फिर भी आपको इनकम हुई, पैसा आपको रिसीव हुआ, तो वो कौन सी इनकम हुई, ट्रांसफर इनकम। तो ये था आपका फैक्टर इनकम वर्सेस ट्रांसफर इनकम। होप सो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कौन सी चीज फैक्टर इनकम में इंक्लूड होती है, कौन सी चीज नहीं होती। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की साइड, जो है आपका फाइनल गुड्स वर्सेस इंटरमीडिएट गुड्स। हमारा थर्ड टॉपिक है फाइनल गुड्स वर्सेस इंटरमीडिएट गुड्स। तो चलिए इसका डिफरेंस बिटवीन देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल फाइनल गुड्स। फाइनल गुड्स होते क्या है, इट रेफर्स टू दोज गुड्स विच आर यूज्ड फॉर फाइनल कंजप्शन। इट रेफर्स टू दोज गुड्स विच आर यूज्ड फॉर फाइनल कंजप्शन। ऐसे गुड्स जिनको हम फाइनल कंजप्शन के लिए यूज करते हैं, जैसे दाल, चावल, आटा, चीनी, मतलब जो फाइनली कंज्यूम होने वाले होते हैं कंज्यूमर के थ्रू, उसको हम क्या बोलते हैं, फाइनल गुड्स। क्लियर है, इट रेफर्स टू दोज गुड्स, वो गुड्स विच आर यूज्ड फॉर फाइनल कंजप्शन, जो अल्टीमेटली कंज्यूम हो गए, उनका कुछ नहीं होना, ना रीसेल होगा ना उन पर कोई फर्दर प्रोडक्शन होगा, उनको हम क्या बोलते हैं, फाइनल गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स, इट रेफर्स टू दोज गुड्स विच आर आइदर फॉर रीसेल। ये भी एक टाइप के गुड्स होते हैं बट इनको किस लिए यूज किया जाता है, रीसेल के लिए या फॉर फर्दर प्रोडक्शन, या इन पे अभी और प्रोसेस होनी होती है, तो इनको हम बोलते हैं इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स जो पर्सन परचेज करता है, किस पर्पस से, रीसेल पर्पस से, या इस पे कुछ और प्रोसेस करने के लिए। समझ आई बात। फॉर एग्जाम्पल, मैं शुगर लेके आया, मैं जो शुगर लेके आया हूं अपने घर के लिए, घर के यूज के लिए, तो किस में आएगी, फाइनल गुड्स में। वहीं कोई स्वीट शॉप अगर शुगर परचेज करती है तो क्या करेगी, उससे स्वीट्स प्रोड्यूस करेगी, देन सेल करेगी, तो उनके लिए शुगर किस में आएगी, इंटरमीडिएट गुड्स में। मेरे लिए शुगर किस में आएगी, फाइनल गुड्स में, क्योंकि मैं उसको डायरेक्टली कंज्यूम करने वाला हूं। दैट्स व्हाई शुगर किस में आएगी, मेरे लिए फाइनल गुड्स में।
वहीं अगर कोई स्वीट शॉप अगर शुगर खरीदती है, परचेज करती है, तो उनके लिए वो शुगर क्या होगी, एक तरह का इंटरमीडिएट गुड्स होगी, क्योंकि उस पर वो फर्दर प्रोडक्शन करेगी। क्लियर? इट इज इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। नेशनल इनकम में सिर्फ फाइनल गुड्स ही इंक्लूड होते हैं। हमारे नेशनल इनकम में किस टाइप के गुड्स इंक्लूड होते हैं, सिर्फ फाइनल गुड्स। इट इज नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। इंटरमीडिएट गुड्स आर नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। इंटरमीडिएट गुड्स नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होते। एग्जाम्पल, शुगर परचेज बाय अ कंज्यूमर। शुगर किसी कंज्यूमर ने परचेज करी, इज कंसिडर्ड एज अ फाइनल गुड्स। उसको हम क्या कंसिडर करेंगे, एज अ फाइनल गुड्स। शुगर परचेज बाय स्वीट शॉप, अगर शुगर परचेज करी है स्वीट शॉप ने, इज कंसिडर्ड एज इंटरमीडिएट गुड्स। उसको हम इंटरमीडिएट गुड्स कंसिडर करेंगे, क्योंकि उसको क्या करेंगे, फर्दर प्रोडक्शन करेंगे। क्लियर? चलो एक और एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल चेयर्स, मैंने 5 चेयर्स परचेज करी अपने घर के लिए, ठीक है, अपने घर के लिए डोमेस्टिक पर्पस के लिए मैं 4 चेयर्स परचेज करी, तो किसमें आएगी, फाइनल गुड्स में। वही मेरा एक फर्नीचर मार्ट है, फर्नीचर की शॉप है, और मैं 4 या 5 कुर्सियां मतलब चेयर्स परचेज करी, बट मैंने किस पर्पस से खरीदी है, रीसेल के पर्पस से। किस पर्पस से खरीदी है, रीसेल पर्पस से, तो वो किसमें आएगी, इंटरमीडिएट गुड्स में। क्लियर? समझ आ गया कौन से गुड्स फाइनल गुड्स में इंक्लूड होते हैं, कौन से गुड्स इंटरमीडिएट गुड्स में इंक्लूड होते हैं। तो चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की साइड, जो है आपका कंजम्पशन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। अब हम आ चुके हैं अपने आज के लास्ट टॉपिक पे, जो है कंजम्पशन एंड कैपिटल गुड्स। इसमें हम कंजम्पशन गुड्स देखेंगे और कैपिटल गुड्स देखेंगे, और आज का टॉपिक कंप्लीट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज कंजम्पशन गुड्स, समझिए। They are those goods which are directly satisfy the wants of a consumer. Those goods which directly satisfy the wants of consumer. वो गुड्स जो कंज्यूमर की डायरेक्टली वांट्स को सेटिस्फाई करते हैं, उनको हम कैसे गुड्स कहते हैं, कंजम्पशन गुड्स। फॉर एग्जाम्पल, दाल, चावल, चीनी, हम ये सब यूज करते हैं तो हमें क्या मिलता है, सेटिस्फेक्शन मिलता है। टीवी देखते हैं, सेटिस्फेक्शन मिलता है। मोबाइल चलाते हैं, सेटिस्फेक्शन मिलता है। वो सारे गुड्स जो कंज्यूमर को डायरेक्टली कंज्यूमर की वांट्स को सेटिस्फाई करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, कंजम्पशन गुड्स। वो गुड्स जो कंज्यूमर की वांट्स को डायरेक्टली सेटिस्फाई करे, उसको हम क्या बोले, कंजम्पशन गुड्स। चाहे वो दाल है, चावल है, चीनी है, मोबाइल है, टीवी है, सब किस टाइप के गुड्स है, कंजम्पशन गुड्स। क्लियर? टाइप्स ऑफ कंजम्पशन गुड्स। हमारे कंजम्पशन गुड्स कितने तरह के होते हैं। नंबर 1, ड्यूरेबल गुड्स। सबसे पहला आता है ड्यूरेबल गुड्स। वो गुड्स जो हमें सेटिस्फेक्शन मोर देन 1 ईयर देते हैं, 1 साल से भी ज्यादा सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं, मतलब बहुत साल तक सेटिस्फेक्शन देते हैं, उनको हम बोलते हैं ड्यूरेबल गुड्स। देखिए, ड्यूरेबल गुड्स, लाइफ स्पैन मेनी ईयर्स, सच एज टीवी, कंप्यूटर एक्सेट्रा, मतलब फर्नीचर, टीवी, कंप्यूटर, फर्नीचर, ये सब किस टाइप के गुड्स है, ड्यूरेबल गुड्स, क्योंकि हमें सेटिस्फेक्शन बहुत साल तक देते हैं। अब बताइए, फर्नीचर, जो फर्नीचर होता है वो हमें सेटिस्फेक्शन कब तक देता है, बहुत ईयर्स तक, 10, 15, 20 ईयर्स तक सेटिस्फेक्शन देता है। तो किस टाइप का गुड्स हुआ, ड्यूरेबल गुड्स। जल्दी कमेंट सेक्शन में बताइए आपके घर के फर्नीचर को कितना पीरियड हो गया है। मैं जिस बेड पे सोता हूं वो मेरे दादा दादी के पीरियड का बेड है, एंड उसको अराउंड हो चुके हैं 23 ईयर्स हो चुके हैं, एटलीस्ट 23 ईयर्स हो चुके हैं, और मैं अब भी उसको यूज कर रहा हूं। तो किस टाइप का गुड्स आया, ड्यूरेबल गुड्स। आप भी बताइए आपके घर में जो फर्नीचर है, सबसे पुराना फर्नीचर है, उसको कितना पीरियड हो गया। सेकंड, सेमी ड्यूरेबल गुड्स। सेमी ड्यूरेबल गुड्स वो गुड्स होते हैं जिनका लाइफ स्पैन अराउंड 1 ईयर का होता है, लगभग 1 साल तक का उनका लाइफ स्पैन होता है, उनको हम क्या बोलते हैं, सेमी ड्यूरेबल गुड्स, जो हमें अराउंड 1 ईयर तक सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करते हैं, दैट इज सेमी ड्यूरेबल गुड्स। जैसे क्लोथ्स, शर्ट, जीन्स, पैंट, शूज, ये सब आपके सेमी ड्यूरेबल गुड्स में आते हैं। अब आप में से बहुत सारे लोग आएंगे, कहेंगे सर ये जो शर्ट देख रहे हो ना सर, आप 4 साल से पहन रहा हूं, अभी 1 साल और पहनूंगा, तो ये सब क्या ड्यूरेबल गुड्स में आएगी मेरी शर्ट? लोग भाई, ये सेमी ड्यूरेबल गुड्स में आएगी। वो तो शर्ट को खींच रहा है, शर्ट की आत्मा निकल चुकी है,
शर्ट की 1 ईयर के बाद कहीं ना कहीं शाइन निकल जाती है, ठीक है। अब तो उसको जबरदस्ती खींच रहा है, ठीक है। तो शर्ट, शूज, मतलब ये क्लोथ्स वगैरह सेमी ड्यूरेबल गुड्स में आएगी, क्योंकि इसको हम 1 साल तक ही पहनते हैं। भले ही कुछ लोग 4-4, 5-5 साल तक पहन लेते हैं, वो अलग बात है, बट इसको हम ड्यूरेबल गुड्स में कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि 1 ईयर के बाद कहीं ना कहीं इनकी शाइन चली जाती है, मतलब इसमें वो कंफर्ट नहीं रहता। तो ये किसमें आएगी? सेमी ड्यूरेबल गुड्स में। थर्ड, नॉन ड्यूरेबल गुड्स। नॉन ड्यूरेबल गुड्स सिंपल सा है, यूज्ड अप इन सिंगल एक्ट ऑफ कंजप्शन, एक बार खुला तो खत्म। फॉर एग्जाम्पल लेस का पैकेट, एक बार खुला खत्म, कैसा गुड्स है? नॉन ड्यूरेबल गुड्स। लाइक ब्रेड मिल्क, ये सब भी कैसे गुड्स है? नॉन ड्यूरेबल गुड्स। एक बार दूध का पैकेट खुला, फिर 2-3 दिन में खराब हो जाएगा। तो ये गुड्स जो हम 2 या 3 डेज के अंदर हमें यूज करने होते हैं, उनको हम बोलते हैं नॉन ड्यूरेबल गुड्स, मतलब जिनकी वैलिडिटी ज्यादा पीरियड की नहीं होती, वो गुड्स किस में आते हैं? नॉन ड्यूरेबल गुड्स। उसमें आपकी ब्रेड आ गई, मिल्क आ गया, लेस का पैकेट आ गया, तो वो नॉन ड्यूरेबल गुड्स। फोर्थ, सर्विसेज। सर्विसेज भी हम कंज्यूम करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक स्कूल में पढ़ाता हूं, वहां पर मैं स्टूडेंट को पढ़ाता हूं, तो मैं अपनी क्या दे रहा हूं? उनको सर्विस दे रहा हूं। वहीं जोमेटो वाले से आप लोग खाना मंगाते हो, तो डिलीवरी बॉय है वो क्या दे रहा है? आपको सर्विस दे रहा है। तो सर्विसेज भी किस में आती है? कंजम्पशन गुड्स में आती है। क्लियर? तो ये था आपका कंजम्पशन गुड। होप सो आपको समझ आ गया होगा। अब चलते हैं अपने सेकेंड टाइप ऑफ गुड पे, जो है कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स क्या होते हैं समझते हैं। दे आर दोज फाइनल गुड्स विच हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स। ये वो गुड्स है जो दूसरे गुड्स को बनाने में हेल्प करते हैं। ऐसे गुड्स जो दूसरे गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं, ऐसे गुड्स जिनसे दूसरे गुड्स प्रोड्यूस होते हैं, उनको हम बोलते हैं कैपिटल गुड्स। फॉर एग्जांपल बड़ी सी मशीन है, उससे बहुत सारे क्या कहते हैं, टिश्यू पेपर बन रहे हैं। टिश्यू पेपर बनाने की एक बड़ी सी मशीन है, उससे टिश्यू पेपर बन रहे हैं, तो किस टाइप का गुड हुआ? कैपिटल गुड। ऐसे गुड्स जो दूसरे गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं, दूसरी गुड्स की यूनिट्स को प्रोड्यूस करते हैं, उसको हम बोलते हैं कैपिटल गुड्स। एग्जांपल मशीनरी, बिग मशीनरीज जो आती है, फिक्सचर्स वगैरह, ये सब किस में आते हैं? कैपिटल गुड्स में आते हैं। तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया, कंजप्शन एंड कैपिटल गुड्स। आज हमने नेशनल इनकम से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स, कॉन्सेप्ट, थ्योरीज कंप्लीट कर लिए, एक शॉट में सारा फिनिश हो गया है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे, तो तैयार रहिएगा। तो आज के लिए इतना ही, और अगर मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है, समझ आता है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और अगर कोई भी अकाउंट्स, बिजनेस, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे डीएम करो। तब तक के लिए जय हिंद।